हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इस सर्किट के बारे में थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं कि ये क्या चीज है। ऐसा लेते हैं कि लेट्स हैव अ ट्रायंगुलर सर्किट जिसमें तीन रेजिस्टेंसेस है एंड ऑल आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस। लेट अस कॉल द ईच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बी आर। ठीक है, सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है और एक इंडिविजुअल वैल्यू को आर बोलेंगे। अब दो एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल हम ले लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर दोस पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये आइडेंटिफाई करना है। हाउ डू वी डू दैट? तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या, वो बोलता है कि भाई सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करो। सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से एक इमेजिनरी सेल से उसको जोड़ देना। क्वेश्चन में नहीं रहेगा, हम लोग इमेजिन कर लेंगे है। अब जहां से ये पॉजिटिव से आपने जोड़ा तो इधर से करंट का फ्लो शुरू होगा। सो करंट का फ्लो यहाँ पर आया। अब करंट यहाँ पे बाइफरकेट हो गया है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से। अब चूंकि करंट बाइफरकेट हो गया मतलब करंट इस रेजिस्टेंस में भी एंट्री लेगा और इस रेजिस्टेंस में भी, बोथ बिकम पॉजिटिव। फिर करंट यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस में से यहाँ से एग्जिट करेगा तो दैट इज नेगेटिव, और वही करंट टर्न होकर यहाँ से इधर जाएगा मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए ये एंड हो गया पॉजिटिव। ध्यान रखें, करंट रेजिस्टेंस के जिस एंड से एंटर करता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जहां से एग्जिट करता है उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो ऑब्वियसली करंट यहां तक आके एग्जिट करेगा तो इस सेकंड रेजिस्टेंस के लिए दिस इज द नेगेटिव। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ से करंट एंट्री किया तो दिस इज पॉजिटिव एंड करंट यहाँ से एग्जिट करेगा तो दिस इज नेगेटिव। यू शुड बी नाउ क्लियर विद दिस थॉट कि जहां नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के आजू बाजू आके जुड़ते हैं दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब जो भी करंट यहाँ से आएगा वो पूरा का पूरा करंट यहाँ से चला जाएगा। सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है तो जो भी करंट यहाँ से आएगा एज इट इज इधर से चला जाएगा, तो दैट बिकम्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक चीज आपको मार्क करनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर इन रेजिस्टेंस के पॉजिटिव और यहाँ पर इन रेजिस्टेंसेस के नेगेटिव आपस में जुड़े, मतलब दैट अबव कॉम्बिनेशन इस बिलो रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आ जाए तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको आइडेंटिफाई करने के बाद व्हाट आई एम सपोज टू डू, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए और बी के बीच में ये एक रेजिस्टेंस रहा और ऊपर में ये जो दो रेजिस्टेंसेस है जो सीरीज में जुड़ गए उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरएस बोल दो। इन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर ही था रेजिस्टेंस। सो हाउ मच इज दिस आरएस नाउ इक्वल टू, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे तो सीरीज में R प्लस आर इज 2R। सो आर एस इज 2R। नाउ आई क्लेम कि ए और बी के बीच में 2R एंड R आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नहीं समझा तो फिर से एक बार सर्किट का एक्स्ट्रा पार्ट बना लेते, जो बनाए नहीं तो भी चलता, इमेजिनेशन स्ट्रांग रहा तो। करंट यहाँ से आया, इस जंक्शन से बाइफरकेट हुआ तो ये दोनों एंड पॉजिटिव है। ये करंट 2R में से होकर यहाँ से निकला तो दिस इज माइनस एंड, यहाँ पर R में से निकला तो दिस इज माइनस एंड। व्हाट डू आई सी नाउ, दोनों प्लस एंड एक साथ, दोनों माइनस एंड एक साथ, मतलब पैरेलल कनेक्शन है। करंट जो डिवाइड हो जाता है और दो पॉइंट्स के बीच में डिवाइड होता है, ए एंड बी दो पॉइंट्स उनके बीच में डिवाइड होता है तो दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेरे को यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी अगर चाहिए तो दैट वुड बी वन सिंगल रेजिस्टेंस, लेट अस कॉल इट आरपी। आर और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन को आरपी बोला। हाउ डू वी कैलकुलेट दैट आरपी? तो एक तरीका है 1 बाय आरपी इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। R is 2R, R1 is R. So therefore 1 by RP is equals to LCM लेंगे तो that is 2R, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। सो RP अगर आपको चाहिए तो इसको पलटाना पड़ेगा, तो इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा तो 2R आएगा न्यूमरेटर में और 2 + 1 3 जाएगा डिनोमिनेटर। ये समझा? ये हो गई आम जिंदगी। आम जिंदगी मतलब आम बच्चे इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको पैरेलल के लिए एक और ट्रिक बता देते हैं। रेसिप्रोकल में आप पैरेलल वर्क नहीं करना चाहते तो दो रेजिस्टेंस के इसका जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट अपॉन सम। अब ये क्या मतलब हुआ, इसी फॉर्मूले का आरपी वाला वर्जन, 1 बाय आरपी वाला वर्जन में तो ऐसे जाते हो, आरपी वाले वर्जन में जानते हो ऐसा। प्रोडक्ट अपॉन सम मतलब पहला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दूसरा रेजिस्टेंस डिवाइड बाय पहला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस, इसको हमने बोला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो चलो ये करके देखते हैं।
प्रोडक्ट में क्या आएगा, R1 के लिए R और R2 के लिए 2R। सम में क्या करूंगा, R प्लस 2R, न्यूमरेटर बिकम्स 2R स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3R। ये 1R प्लस 2R इज 3R। एक R कैंसिल हो गया तो 2/3 ऑफ R इज योर आंसर। अगर आप रेसिप्रोकल में सॉल्व नहीं करना चाहते तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम करके आप अपना टाइम थोड़ा सा बचा सकते हैं। दिस इज अ शॉर्टकट टू दिस। ठीक है, हमेशा याद रखोगे, प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ दोज रेजिस्टेंसेस व्हिच आर अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल हम कुछ खास टाइम बचा पाए। तो देयर इज डॉक्टर टवानीज ट्रिक, यू कैन यूज इट डायरेक्टली। इतना सारा रायता फैलाने से अच्छा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रेजिस्टेंस बनाए। ध्यान रखिए कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपके पास है, इसके एडजेसेंट पॉइंट्स में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो व्हाट डॉक्टर टवानी सेज इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन n इंटू R। अगर सारे रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल है तो मेरी टिप फॉलो करो, आपको वन स्टेप में आंसर आएगा। चेक इट आउट। पहले आप मेरे को पूछ सकते हो व्हाट इज n। n is the total number of resistances। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। कितने रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, तो 3-1 अपॉन 3 इंटू R इज 2R/3। ट्रिक समझ में आया? इससे आप इस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मेरा ये जो ट्रिक है ये सिर्फ ट्रायंगल पे फिट होता जरूरी नहीं है। ठीक है, फिट इट टू एनी सिचुएशन। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिचुएशन आ गई कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस है, मेकिंग अ स्क्वायर और रेक्टेंगल व्हाटएवर यू से। सभी रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल है, लेट अस कॉल देम एज R, और एडजेसेंट पॉइंट्स दो ले लिए A एंड B, और इस A और B के बीच में आपको रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हाउ डू आई डू, तो मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4, so n is equals to 4। ये समझ आया? Then I go with my technique R equivalent between points A and B। आप इसको RAB भी बोल सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B, या तो फिर सभी का इक्विवेलेंट इसलिए R equivalent। n-1 upon n into R, so that makes it 3/4। n-1 is 3/4 into R। और अगर आप अपने लंबे मेथड से भी करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, ट्राई करना है तो लंबा मेथड में एक बार देख लो, जस्ट टू वेरीफाई कि अपन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं। A और B के बीच में हमारे पास एक बैटरी लगाई जाए या सेल लगा दो। अब करंट जो यहां से आएगा वो इस पॉइंट में इधर और इधर डेविएट हो जाएगा। अब लेकिन यहां से जो करंट गया वो इसमें भी गया और इसमें भी आया, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस में एक ही सीक्वेंस में करंट चल रहा है। So these 3 resistances are in series, और वो 3 का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में जुड़ा है। तो बच्चों अगर ऊपर में 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो बिटवीन पॉइंट्स A एंड B ऊपर के 3 रेजिस्टेंसेस का कंबाइंड वैल्यू क्या होगा, R प्लस R प्लस R 3R। और नीचे में यहाँ पे A और B में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, R। नाउ कैन आई क्लेम कि दिस R एंड 3R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो RP इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम। तो प्रोडक्ट क्या होगा, R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R। सो दिस बिकम्स 3R स्क्वायर अपॉन 4R। एक R कैंसल, चेकआउट, हमारा आंसर वही। समझ में आ रहा है? तो ट्रिक इज वर्किंग श्योर, मेन डिफिकल्टीज नो। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये ट्रिक को एक्सपांड करने लगाऊं और आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम दो टू गेट द आंसर, तो देखते आप कर पाते हैं क्या। आई हैव अ सीक्वेंस ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस connected as shown in the figure। All resistances are identical, all resistances are possible, all resistances are sequentially connected। सभी के रेजिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड R है और बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट्स A एंड B हमें नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4/5 R, आप तो प्रो बनते जा रहे हैं, बढ़िया। तो यू आर गोइंग टू विन दिस रेस। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज n-1 यानी 5-1 दैट इज 4 अपॉन n यानी कि 5 इंटू R। अगर आप लोग ने ये आंसर निकाले तो पूरी प्रोसीजर लगा के भी देख लो तो भी यही आएगा। ठीक है, इज दिस ट्रिक वर्किंग?
Yes. If this is working, then I have some bigger thing in store for you. अब मैं हेक्सागन वगैरह नहीं पूछूंगा, आप स्मार्ट हो गए हो, ठीक है? तो मेरे पास कुछ और है। All resistances are equal to R. Find the equivalent resistance between points A and B. अब ऐसे सर्किट्स देखकर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और अगर कुछ कर भी पाते तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, इसको सीरीज पकड़ो, किसको पैरेलल पकड़ो, ये सोच सोच के हैरान हो जाते बच्चे। तो मैं करवाऊं कि आप करते? करवा दो। चलो ध्यान दो इधर। हमने ए और सी ऐसे दो पॉइंट्स पे एक ट्राइंगल को पाया है। दिख रहा है ये ट्राइंगल, तीन रेजिस्टेंसेस का। तो ए और सी इन दो पॉइंट्स में ये तीन रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट क्या बनेगा? नहीं, वेरी गुड, 2R/3। टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? तीन रेजिस्टेंस है तो n is 3, फॉर्मूला n-1/n into R। तो बच्चों उसी तरह से अगर मैं आपको पूछ लूं, ये जो C और B पॉइंट है उसके बीच का रेजिस्टेंस क्या बनेगा? ये तीन रेजिस्टेंस मिला के 2/3 of R। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो A और B पॉइंट्स है, इधर भी तो तीन रेजिस्टेंसेस लगे पड़े हैं, है कि नहीं? तो बताओ ये एडजेसेंट पॉइंट्स में क्या रेजिस्टेंस आ रहा? 2/3 ऑफ R। अब मेरा क्वेश्चन अभी भी फिर से इंटैक्ट है। A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? अभी इस डायग्राम का इक्विवेलेंस यहां तक समझे? इसमें कितने साइड्स है? तो R इक्विवेलेंट इज n-1/n into R, and how much is R this time? यही है ना मेरा R? तो बन गया क्या आंसर? कितनों को ये समझ आ गया क्या? Did you really get this? Yeah. Sure. तो जब यहाँ पे R था तो मैंने n-1/n into R किया। यहाँ पे R का वैल्यू बदल चुका है, यहाँ पे R की वैल्यू बदल कर लगाया, बस खत्म। और अगर आप बोले तो इस कंसेप्ट को थोड़ा एस्केलेट करूं तो अभी अगर ज्योमेट्रिकल फिगर, चलो आप होशियार बच्चे हैं, आप कर सकते। लेट मी हैव द प्रिविलेज टू ट्रस्ट यू। Wow, beautiful network of resistances. Find the equivalent resistance between points A and B. And there you go. Total time 1 minute. So go. All are identical resistances. Each has a resistance value of R. एक ही बार लिख रहा हूँ, सभी जगह R ही है ये मान के चलना। अगर आपके आंसर आ रहे तो चिल्लाना नहीं है, जो भी आंसर आ रहा है अपने कॉपी में मेंटेन कर लो, हाथ उठा दो। ओके, तो बच्चों का जम गया 3, 4, 5, शाबाश, 6, 7, हो गया। सो क्या आंसर लाया फाइनल? 9/16 of R
जी ना। अब इसको करने के लिए मैं आपको एक तरीका जो पहले बता चुका हूं उससे सिखाता हूं। ए बी, तो मेरे पास कुछ और पॉइंट्स मैंने एज्यूम कर लिए एज सी एंड डी। तो ये हमारे पास ए, ये सी, ये डी और ये बी। यहां पर ए और सी के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं ए और सी में? 4। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू आर। और बाय एनालॉजी मैं फटाफट इन सबको वही मान लू कि कुछ और रहने वाले हैं, तो हमने टाइम बचा लिया और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर से उस फॉर्मूले को लगाया। तो अब ए और बी में मेरा सवाल था ना, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वुड बी, टोटल साइड्स फिर से कितने हैं? 4। 4 माइनस 1 वुड बी 3 इंटू आर, बट इस बार आर की वैल्यू क्या है? 3/4 ऑफ आर, सो दैट मेक्स इट 9/16 ऑफ आर। तो ये हो गई वो ट्रिक जो आपने पहले से सीखी। बट नाउ आई हैव अ बेटर ट्रिक फॉर यू। What do you want me to share? Yes. बेटा जब आपने इस पे लगाया था जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर था, तो हमारा रूल किस तरह से चला? दिस वाज आवर रूल टू बी फॉलो, ठीक है। लेकिन उस ज्योमेट्रिकल फिगर की कॉम्बिनेशन को जब हम आगे बढ़ाकर रिपीट करने लगे कि भाई उसको रिपीट करके वापस सेम ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा, तो आपने ये फॉर्मूला कितनी बार लगाया? R इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n इंटू आर, सॉरी R इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस मच इंटू आर। यहाँ पर एक एक बार लगा दिया, मतलब एक बार काउंट करते यहाँ पे और एक बार, यस और नो? तो बच्चा आप ये फॉर्मूला 2 बार लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि नई ट्रिक क्या बनती है? जस्ट हैव अ लुक। R इक्विवेलेंट इस फाइनल ए और बी के बीच में वुड बी n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू आर। अपनी ओरिजिनल ट्रिक क्या थी? n माइनस 1 अपॉन n इंटू आर। अब चलो यहाँ पे पहले एक बार किया, इसको पहुंचा, फिर और एक बार किया, फिर यहाँ पे आए। अब इसी से करके देखो तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? 3। तो डिनोमिनेटर में क्या 3, यहाँ पे आएगा 2, उसका स्क्वायर इंटू आर। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू आर। चेक इट आउट, एक ही फॉर्मूले से मच मोर फास्टर, ठीक है। तो अब यही लॉजिक यहाँ पे इतना बड़ा डायग्राम में 2 बार करने का नहीं। अब आपके पास लॉजिक आ गया तो क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट बोलो, कितने साइड्स है? 4 माइनस 1 इज 3, लेकिन करोगे क्या इसको? इंटू आर। तो 3 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज पक्का। तो बहुत चीजें आपको फर्स्ट हैंड सीखने का मौका है, कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी जमेगा। तो बच्चों अगर मैं ये कहानी पेंटागन पे एक्सपांड कर देता और एक गंदा सा डायग्राम बनाता, और इधर में भी पेंटागन बना लेता, और ये सब में भी रेजिस्टेंस में ज्यादा हो गई, इन सब में भी रेजिस्टेंस लगे हैं, ये कम हो गया क्या? All resistances are equal to R and I want equivalent resistance between points A and B. इतना गंदा डायग्राम देखकर हालत टाइट करोगे? नहीं करोगे? सॉल्व करोगे? कितना टाइम लगेगा? 10 seconds. Very good. So resistance between points A and B यानी कि R equivalent would be, टोटल साइड्स कितनी है इसमें? 5। इंडिविजुअल ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करो, 5 साइड्स, तो 5 माइनस 1 इज उसका स्क्वायर इंटू आर, 4 स्क्वायर इज
16 by that would be your answer. कितने लोगों ने ये आंसर मेरे से पहले प्लॉट किया? शाबाश, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, सुंदर। तो अब आपको ये ट्रिक समझ गई? Yes, sir. अब इसके भी ऊपर अपस्केल करना है क्या? जहां तक आपकी ताकत चलेगी वहां तक मैं अपस्केल करते चलूंगा। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट उससे डिफरेंट कहां पर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। मेरे पास एक बड़ा वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर है, फिर इस सिंगल वायर को मैंने फोल्ड किया टू मेक अ ट्रायंगल। ये फोल्ड करके लाया और ये पॉइंट बी को इस पॉइंट ए के साथ, या अभी मैं इसको सी बोल दो, इस पॉइंट सी को ए के तक ले जाकर मोड़ दिया और ए और सी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बिकेम सेम। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताओ कि एंटायर लेंथ ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस आर था, तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बेंड करके मैंने अगर ट्रायंगल कंप्लीट किया तो ईच पार्ट विल बी हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ आर बाय 3। एग्रीड? क्वेश्चन की रेंज फिर से वही, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या करोगे? पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो आर इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू आर, बराबर। सो n-1 वुड बी 2, टोटल n कितना है? और ये एक्चुअली आर नहीं है, कितना है? r by 3 है। So this makes it 2/9 of r. ये समझा? तो पहले आपने पिछले केस के वक्त और इस केस में फर्क क्या देखा कि पिछले बार मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस थे। ये पहला रेजिस्टेंस, उसको जोड़ा दूसरा इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और इन दोनों को जोड़ा तो तीसरा इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो इनकी ट्रायंगल बनने के बाद भी रेजिस्टेंस वैल्यू सेम थी, बराबर। बट यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि वी हैड ओनली वन रेजिस्टेंस, वी फोल्डेड इट टू मेक अ ट्रायंगल, वी फोल्डेड इट टू मेक अ ट्रायंगल, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ आर नहीं बची हर एक साइड की। समझिए ना? आपको ये याद है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो भाई इस लेंथ का अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो लेंथ के हर एक साइड की वैल्यू L by 3 होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो R by 3 हो जाएगी ना। वो 1/3 होगा तो ये भी 1/3 हो जाएगा। उस लॉजिक से मैंने हर एक रेजिस्टेंस को R by 3 कर दिया। तो आपको समरी क्या याद रखनी है कि पहले इसको ऐसे फोल्ड करो, फिर ये फॉर्मूला लगा के यहाँ करो। इसका भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर एक ही वायर को फोल्ड करके कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया जाता है तो आर इक्विवेलेंट का डॉक्टर टवानी शॉर्टकट n-1 अपॉन n स्क्वायर इंटू आर। अब देखो, करके देखो, वहां से वहां तक जाओ मत। n-1 मतलब ट्रायंगल बनाया था उसने, तो ट्रायंगल की साइड हुई 3, तो यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3-1 इंटू 3-1 इज 2, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू, एक ही स्टेप में आ गए। तो अगर फोल्डिंग कर रहे हैं वायर की तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो आपको n-1 अपॉन n स्क्वायर इंटू आर लगानी है। ठीक है, अगर हमने फोल्डिंग नहीं की, इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस को जोड़कर ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया होता तो फिर n-1 अपॉन n इंटू आर। तो अगर इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस को जोड़ा होता, से दिस इज R, दिस इज अनदर R, दिस इज येट अनदर R, तो ये इंडिपेंडेंट 3 रेजिस्टेंस हुए, तो हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं रहेगा। और एक ही वायर से हमने सेम ज्योमेट्रिकल फिगर बना ली। आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्यों आ रहा होगा, ये नंबर रिपीट होने लगा ना, ये नंबर रिपीट होने लगा, तो हमने इसको ट्रिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया और बोला कि हम यहीं पर स्क्वायर टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे इफ वी हैव सिंगल वायर ट्रांसफॉर्म इनटू ज्योमेट्रिकल। ये ट्रिक समझिए। शैल आई फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन दिस? चलो गेट रेडी फॉर दैट। Wire of resistance R is folded to form a square. Yes. Find the resistance between adjacent sides A and B. टोटल साइड्स कितनी है? तो डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर दूंगा 16, लेकिन न्यूमरेटर में n-1 मेंटेन करेंगे। 4 - 1 is 3,
इंस्टेंट आंसर आ गया। Yes. आर यू एंजॉयिंग दिस? Yeah. प्रे करना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए, बहुत मजा हो जाएगी तुम्हारा। ठीक है, पहली बार आपको लग रहा होगा कि भाई अपन जिंदगी में कुछ न्यूमेरिकल करने के काबिल ही। Yes. फिर तो कोई फील आई। Yes. अच्छा, लेकिन कैसा है कि हर क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी जरूरी नहीं है, बट कॉन्फिडेंस आते रहेगा तो आप और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो अब नंबर्स के साथ प्ले करें। Yes. खाली प्ले विद नंबर्स। फोर रेजिस्टर्स, फोर रेजिस्टर्स, each of resistance, रेजिस्टर्स आर कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स है, तो कंडक्टर्स को ही रजिस्टर बोला जाता है क्योंकि उनमें करंट रोकने की भी कुछ हद तक क्षमता होती है। फोर रेजिस्टर्स each of resistance 16 ohms are connected to form a square. Find the equivalent resistance across adjacent points of the square. हो गया कुछ? Okay. ऑप्शंस देने की जरूरत बचती भी है क्या? Nice. नहीं बचती। चलो तो लिख जाओ। चार अलग अलग रजिस्टर्स है, चारों को इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से जोड़ते चला गया, फिर एक स्क्वायर तैयार हुआ। मतलब इधर कितना आर, इधर कितना आर, इधर कितना आर और नीचे भी कितना आर, सबकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज आर। और वो आर की वैल्यू कितनी दी हमने? 16। ठीक है, सो अब आपने एक स्क्वायर बना लिया। तो स्क्वायर में एडजेसेंट साइड के अक्रॉस जो वैल्यू आएंगी वो कितनी, ये सवाल है। तो हमारे आर की वैल्यू 16 दी है ईच, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। और एडजेसेंट पॉइंट्स मतलब हमने एडजेसेंट पॉइंट्स ना, एडजेसेंट पॉइंट्स ए एंड बी समझ लिया। तो इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है एज पर द फॉर्मूला? फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? ये आंसर चार लोग के पास था, फॉर्मूला तीन लोग के पास, बोलो। n minus 1 upon n into r. So how many sides are there? 4. तो 4 minus 1 is 3 upon 4 और r के लिए क्या लिखूंगा? 16। तो कितने लोगों का आंसर 12 ohms आया था? अगर आप लोग का ये आंसर आ चुका है तो आप होशियार हो गए, और नहीं तो फिर आपका अलजेब्रा गड़बड़ है। 4 1 जा 4 4 जा 4 3 जा 12। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन को अपग्रेड कर देता हूं, कर दो। ये तो हमारी केस है, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। केस पी, अब इसका आंसर निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनली opposite points of square. डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स का मतलब हुआ पहला पॉइंट हमने ए लेना है, तो अगला पॉइंट इसके डायगोनल के अपोजिट में क्या बैठा? सी। हमें यहाँ से डायगोनल बना, तो ए और सी के बीच में क्या रेजिस्टेंस होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, डोंट टेल मी मैंने आपको सिखाया है, इनफैक्ट मैं सिखा चुका हूँ। कॉपी में लिख के दिखा दो आंसर, मुंह से बोल नहीं पा रहा। फाइनल आंसर इस लिख दो, पुलिस लफ्ज की जरूरत नहीं है। और ये बोल दो, नहीं तो कॉपी में लिख के बताओ। ओके, आगे सब अपनी अपनी उम्र बता रहे हो। 12 12 तो 16 16, 2 16 हो गए, 2 12 हो गए। तुम्हारा क्या था? अच्छा, 3 16 और 2 12 हो गए। किसी और के पास कुछ और आंसर नहीं, इसी में से कुछ और है? 12 या 16 में से कुछ?
चलो, इसका करेक्ट आंसर है 16 ohms। तो भाई साहब ए और सी बोला तो व्हीटस्टोन नेटवर्क बन गए। हाँ नहीं समझा तो इसको 45 डिग्री से घुमाओ। 45 डिग्री से घुमाऊंगा तो ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। 45 डिग्री से घुमाया तो फिर मेरे रेजिस्टेंस कैसे दिखेंगे? ये पहला 16, ये दूसरा वाला 16, ये वाला 16 तीसरा, अब टू पॉइंट बी, और बी और सी में ये चौथा वाला 16। हाँ या ना? तो जब डायगोनली अपोजिट पॉइंट बोला तो एक्चुअली ये क्या बना? व्हीटस्टोन नेटवर्क विदाउट अ गैल्वेनोमीटर। बोला था ना व्हीटस्टोन घूम घूम के आते रहता है। तो अगर ये व्हीटस्टोन है तो हमारा रूल क्या है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज द फाइनल आंसर। गेटिंग याद है कि बोल गए? फिर से डिराइव करना है क्या? नहीं कर। ग्रेट, सो यू गॉट दैट आंसर आल्सो। अब और एक सवाल पूछ लेता, पूछ लो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and D as shown in figure। एंड मैं आपको पॉइंट डी दिखा देना चाहता हूँ। ए और डी, या ऐसा करो तो ए और डी। आपस में बातें मत करो, आप उधर बैठ जाओ। अब बताओ आपका आंसर। आपका आपका 4/5 आर, और आपकी वैल्यू थी भी शायद आपके पास 12। भाई ए और बी एडजेसेंट पॉइंट है तो ए और डी भी तो एडजेसेंट पॉइंट है। जरूरी ना कि एडजेसेंट पॉइंट हॉरिजॉन्टल बैठेंगे, वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो एडजेसेंट पॉइंट वाला मामला केस आ गया तो हम पहले से सॉल्व कर चुके थे। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 12 ohms। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? कोई कंफ्यूजन नहीं? ब्रिलियंट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कलाकारी आपको समझ आ गई। हाउ टू प्ले विद नंबर्स, कंसेप्ट वही है, सिर्फ आर की वैल्यू को जो दिया है क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। आपके लिए एक नया सर्किट बना रहे हैं। Find the equivalent resistance between points A and B. This is point A and this is point B. All resistances are identical, each of value R. एक आंसर आ चुका है 0 और एक आंसर 0। 0 वाले कितने? शाबाश, बहुत सारे बच्चे, बधाई हो। किसी और के पास कुछ और आंसर? तो चलो मैं 4 ऑप्शन बना ही देता हूँ ताकि क्वेश्चन में मजा आ जाए। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन R, सी ऑप्शन 4/5 ऑफ R, डी ऑप्शन 5/4 ऑफ R। लेट्स वोट अगेन। ए, बहुत सारे बच्चे। बी, कोई भी नहीं। सी, 2 बच्चे। डी, 2 बच्चे थे ना। डी, कोई भी नहीं। एक है, आप बी में होगा क्या? डी में आपको आना है। क्या आप बता सकेंगे पूरी क्लास के खिलाफ जाकर आप बी क्यों बोलना चाहते? नो एक्सप्लेनेशन। चलो मैं सही आंसर के दर्शन करा दूं। बी इज द करेक्ट आंसर।
क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, मैंने पहले भी समझाया था कि अगर 5 रेजिस्टेंस दिख जाए या कभी 4 दिख जाए तो व्हीटस्टोन है या नहीं पहले वेरीफाई करो। तो बोले सर ये कैसा व्हीटस्टोन, दूर दूर तक ना लागे ये व्हीटस्टोन, बराबर नहीं लग रहा है ना, अभी लगवा दो। चलो सब नजरिए की है बात, छोटी छोटी सी बात। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ए से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं यहां से देखना शुरू करो, कलर चेंज करोगे। ए से एक रेजिस्टेंस इधर चला और एक रेजिस्टेंस उधर चला, तो भाई एक रेजिस्टेंस चला टुवर्ड्स पॉइंट सी और एक रेजिस्टेंस चला टुवर्ड्स पॉइंट डी। इसको अभी का सी बोल दे रहा हूं, इसको अभी का डी बोल दे रहा हूं, समझा ये चीज। फिर डी से बी के तरफ एक रेजिस्टेंस है, अरे हाँ ना, तो डी से बी की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा दी। सी से बी की तरफ एक रेजिस्टेंस है, ये रहा वो रेजिस्टेंस। और सी और डी में भी एक रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनिक के रेजिस्टेंस की बराबरी करेगा, बाकी सब आर है। ये कुछ समझ में आ रहा है? और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये सब धागे से बना या तो तार से बना है। ए और बी के तार आपने ऐसे खोल दिए, ए को ले जाकर यहाँ ला के रखा और बी को ले जाकर सिर्फ यहाँ रखा, तो देखो तो ये चीज बनती है क्या। ए को खोलकर यहाँ ले जाता हूँ, तो दिस इज पॉइंट ए, ये वाला वायर, इतनी लेंथ मैंने इधर बना दी। फिर इससे एक सी के तरफ जा रहा है, एक डी के तरफ जा रहा है, तो एक को ले गया मैं सी के तरफ, ये वाले को मिरर फ्लिप किया, इस वाले को मिरर फ्लिप किया, तो ये इधर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अब ये फ्लिप आउट हो गए तो ये लोग यहाँ पे नहीं बचे, ये तो फ्लिप होके उधर चले गए, और इस भाई साहब को फ्लिप करके इधर खोलो तो बी भैया इधर आ गए। इसको थोड़ा सा 45 डिग्री से घुमाऊंगा तो ध्यान में आ रहा है। तो जो चीज हमने आपको एक्चुअली बना के दी थी, यानी कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप टू दिस पॉइंट ए, फिर ए से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो हमने इसके बदले आपको वो 2 रेजिस्टेंस अंदर मोड़ के देखे। वायर अंदर मुड़े हो या बाहर मुड़े हो, सर्किट इज एसेंशियली द सेम, इसलिए वो भी व्हीटस्टोन है और ये भी व्हीटस्टोन है। हर बार ऐसे ही दिखेगा जरूरी नहीं है, और हमारा ऑलरेडी क्लियर है कि व्हीटस्टोन अगर होगा तो बैलेंस नेटवर्क अगर है तो इंडिपेंडेंट कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लो, वही हमारा फाइनल आंसर बनता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। सबको समझा, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो अभी आज की क्लास को मैं ये रोके, थैंक यू वेरी मच।